All right, in the previous two classes we have discussed about the introduction to what is current electricity, and we have also found out how current is there and what does it follow. Basically it is a scalar but it has direction, still it is a scalar. इस चीज़ पर बात हुई थी हमारी. Next, let us move on to the next part. How is the electric current in conductors? How is the electric current in conductors? Yeah, तो कोई भी एक कंडक्टर ले लेते हैं, a cross section of a conductor. ठीक है, done. Let us say this is the cross section that we are considering. So the current movement is random ways. Yeah, करंट जो मूव होगा वो रैंडम तरीके से होगा. ठीक है, तो कोई भी तरीके से करंट मूव होता रहेगा. Why am I drawing this? Showing that when there is a conductor without any applied electric field, अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे चाहे मूव करते रहेंगे. ठीक है, सो दे विल मूव हाउएवर दे वांट टू, बट व्हाई आर दे मूविंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप क्यों मूव कर रहे हैं? बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी इन अ कंडक्टर. थर्मल एनर्जी मतलब उसके अंदर जो बॉन्डिंग्स होते हैं और उसके वजह से जो हीट होती है उसकी प्री डिफाइंड अंदर ही एक हीट होती है उसके पास. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ मोशन in the free electrons. So that speed is called thermal speed. It is called thermal speed. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली ऑफ द ऑर्डर 10 पावर 5 टू 10 पावर 5 टू 10 पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, यानी कोई भी एक कंडक्टर ले लिया जाए, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स के, those electrons will be moving by themselves at the order of 10 power 5 to 10 power 6 meters per second. Why will they move? That is because of thermal energy inside the conductor. Thermal energy gives rise to the movement of electrons, which is called thermal speed. ठीक है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन जब आप कंडक्टर में ले लोगे तब नेट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर नेट इलेक्ट्रॉन्स पासिंग विल बी इक्वल टू ज़ीरो. क्या बताना चाह रहा हूँ? कोई भी कंडक्टर ले लिया, उसमें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैं चेक करूँ कि व्हाट आर द नेट इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, देन इट विल बी ज़ीरो. बेसिकली करंट विल बी ज़ीरो. Now your question may arise, sir, in the starting you told electrons are moving by themselves, and by the end of your conversation you are telling current is zero. How is it possible? तो बेसिकली जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करते होंगे, लेकिन इस तरीके से मूव करते हैं कि कंडक्टर बैलेंस्ड हो, यानी इट इज़ इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. ठीक है, इट विल नॉट कॉज फ्लो इन सच ए वे दैट यू कैन सी करेंट्स ऑन द कंडक्टर. यानी इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक डायरेक्शन, दे विल गेट बैलेंस्ड बाय द ऑपोजिट डायरेक्शन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग. तो बेसिकली नेट मूवमेंट ले लिया जाए तो तब इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल, द करंट फ्लो इज सेड टू बी ज़ीरो. दिस इज लाइक देखो कंडक्टर आपके पास एक वायर है. ठीक है, या फिर आपने एक कंडक्टर प्लेट ले लिया. यू हैव टेकन अ प्लेट और अ डिस्क, that is a conductor. You will keep it on your hand. if अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, and they will be roaming around, but that will not cause a shock to your hand. Why? Because all their movements together, the net movement is still zero. That is what it is meaning. यानी मतलब कोई भी एक कंडक्टर ले लिया जाए, उसको कुछ नहीं कनेक्ट किया, वैसे ही उसको छू लिया, तो फिर अगर से करंट होता उसके अंदर ऑटोमेटिक, then current would not have been zero and you would have, that current would have passed through your hand. But current is not passing through your hand. The free electrons are still on the conductor itself, meaning they do not have a driving force behind. यानी मतलब
जो चार्जेस हैं वो अपने आप में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी दैट इज देयर, बट दैट रोमिंग अराउंड इज इन सच ए वे दैट ऑल द paths or all the motions taken together, still I can say the conductor is at rest. The conductor is at rest, or can I say the total current या net current या net electrons passing, ठीक है, is equal to 0. मतलब कि यहाँ पर कोई एक ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन होगा जो उसका मूवमेंट बैलेंस करेगा, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा ताकि ये दो बैलेंस हो जाए. अब आप बोलोगे सर इसको कैसे पता चलेगा उसका कैसा है, तो ये रैंडम मूवमेंट्स हैं इनसाइड अ कंडक्टर. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग रैंडम मूवमेंट्स बट दे आर नॉट ओरिएंटिंग देमसेल्व्स इन वन पर्टिकुलर पोजीशन. कब होगा वो? जब मैं उसी कंडक्टर को लेकर, ठीक है, आई टेक द सेम कंडक्टर and I'll apply electric field. I'll apply external electric field. For example, this way. That means this side will become plus, this will become minus. Now what will happen? All the electrons, what will they do? They will flow in the direction opposite to the direction of the electric field. Yes, all the electrons will flow in the direction opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इन सब को एक डायरेक्शन मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को कि अब वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर नहीं घूमेंगे, एक डायरेक्शन में घूमेंगे. वो ये है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है. तो शायद ये क्रॉस मूवमेंट शायद इसलिए आप समझ सकते हो कि आयॉन्स भी मौजूद होते हैं कंडक्टर्स में, उनको बचते बचाते आयॉन इलेक्ट्रॉन्स को मूव होना पड़ता है, तो जिगजैग मोशन में वो जा रहे हैं. तो बेसिक चीज़ आपके लिए ये है, when a conductor is there without any external field, electrons will be in random motion and net current will be 0. Net current will be 0. Whereas you have a conductor in an external electric field. When you are applying it in external electric field, ठीक है, तो what is happening? The electrons now move in the direction opposite to the electric field and now they have a particular direction. So net current now is not equal to 0. Net current is not equal to 0. Net current is not equal to 0. ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा कि हाउ इज़ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर. ये चीज़ आपको एक याद रखनी पड़ेगी. थर्मल स्पीड नाम की चीज़ पहले से इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद होती है, ठीक है. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रॉन, समझो ये कंडक्टर है, इसमें मैंने बाहर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, ऐसे जा रही है. एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ऐसे जा रही है, ठीक है. कैन आई से इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स? इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. व्हाट इज दैट फोर्स? F is equal to, force is equal to what? We have learnt E is equal to F by Q. You have learnt E is equal to F by Q naught, or F is equal to E Q naught. So it is E times Q naught is nothing but minus E. The charge of the electron is minus E. So can I say the force experienced by an electron in this when external field is applied for a conductor is minus EE. So यहाँ पर माइनस एक चीज़ समझाता है कि force experienced by the electron is in the direction opposite to the applied electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मतलब इधर तरफ पॉजिटिव है उधर तरफ नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं यानी अट्रैक्टिव फोर्स ले रहे हैं, उसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर. कौन सी फील्ड है ये? खुद की नहीं, एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है. तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? Acceleration, what will it be? Acceleration given by A. Acceleration किसका? इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, भाग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना फास्ट भागेगा? एक होता है वेलोसिटी, दूसरा होता है एक्सेलरेशन, यानी कितना फास्ट उसका मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है. हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज मूविंग. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय व्हाट? वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए आपने सीखा है, A इज इक्वल टू F बाई एम, ठीक है. So I hope now you are understanding how first PU is coming in handy. Acceleration is force by mass, this is from Newton's second law. Acceleration वही रहो, F by m आ जाएगा. तो F क्या है हमारे लिए? माइनस ई ई बाई एम, ठीक है.
minus EE by m. तो acceleration of the electrons when external electric field is applied is minus EE by m. acceleration किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, डन। अब एक और चीज़, अब हम आगे बढ़ेंगे इसको। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कवर किया मैंने अब तक। यहाँ पे पहले कंडक्टर को ड्रॉ किया और कहा कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट पे हैं। ऐसा रैंडम मूवमेंट है कि पूरे मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट सम नेट इलेक्ट्रिक करंट विल बी ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडमली मूव नहीं करते, उनको कोई ना कोई एक डायरेक्शन मिलता है, यानी टोटली टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो उनके पास अब नेट करंट ज़ीरो नहीं होता। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। व्हाट इज दैट फोर्स? इट इज़ गिवन बाय माइनस ई क्यू, माइनस ई टाइम्स माइनस ई, चार्ज इज क्यू नॉट, यहाँ पर माइनस ई है तो एफ इज इक्वल टू माइनस ई ई आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दिस वे, फोर्स इज गोइंग दिस वे। अब उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को मिला दैट इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू एफ बाय एम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। So F is minus EE. So I have written A is equal to minus EE by M. I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है, देखो जो कंडक्टर होता है ना उसके अंदर समझो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर प्लस मिल गया, उधर माइनस मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। डन। सेम फिगर आई एम रीड्राइंग। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना है। जब वो जा रहा होता है, जाहिर सी बात है इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे आयॉन्स भी होते हैं। yes or no? there will be ions, there will be electrons, there will be all sorts of things. तो जब वो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, आयॉन्स क्या हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी दे विल बी वाइब्रेटिंग इन देयर पोजिशंस, दे विल बी वाइब्रेटिंग इन देयर पोजिशंस। तो इलेक्ट्रॉन जाकर कभी ना कभी कोई ना कोई आयॉन को डैश करेगा। ठीक है, यानी टक्कर लगेगी। तो थोड़ा ही टाइम आयॉन इलेक्ट्रॉन इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज लाइक योर कार इज मूविंग on the road। ठीक है, your car is moving on the road। done। when it is moving this way, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। अब इसमें बहुत सारे जो है आपके, समझो ये आपका कॉलेज का ही रोड है। ठीक है, हर थोड़ी देर में क्या होता है? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस या बहुत सारा डिस्टर्बेंस। सो दैट डिस्टर्बेंस कॉजेज द कार टू स्लो डाउन, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन समझो 10 पर है। ठीक है, 10 तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा समझो 10 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर से अगर जा रही है कार, तो यहाँ पर आने के बाद 10 से शायद वो 2 या 3 को आ जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है? ये रुकावट आने की वजह से एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो उसी तरीके से जहाँ जैसे यहाँ पर आपके कोलार के रोड्स हैं एक्सेलरेशन को डाउन करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए रुकावट बनते हैं जो आयॉन्स वहाँ पर वाइब्रेट हो रहे हैं। तो आयॉन्स को जब टक्कर लगेगी तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। दैट मीन्स दिस एक्सेलरेशन इज लास्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो वो कितना टाइम होगा? अब देखो इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है समझो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉइंट ए पे शुरू हुआ, उसको एक्सेलरेशन मिली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही, अब वो जा रहा है बी की तरफ। ठीक है, बी की तरफ जा रहा है। अब जब जा रहा है बी पॉइंट पर आयॉन है समझो। ठीक है, आयॉन कैसे ऐसे क्या कर रहा है? आयॉन इज वाइब्रेटिंग। तो आयॉन से टक्कर होगी बी पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो गया वो, उसमें कितना टाइम है? ठीक है, कैन आई कॉल दैट इज द टाइम वेयर एक्सेलरेशन इज हैपनिंग। ठीक है, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बी पे जाके डैश मार रहा है, एक्सेलरेशन खत्म हो रही है या कम हो रही है। तो ए से बी तक जितना टाइम है उसके पास, वो ही उसका एक्सेलरेशन टाइम है। ठीक है, या फिर वी हैव अनदर नेम फॉर इट, इट इज कॉल्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उधर तरफ दिखाई दे रहा है, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ। लास्ट ईयर इट वॉज टॉर्क, दिस टाइम टाउ इज नॉट टॉर्क, it is relaxation time, it is relaxation time, relaxation time, it is measured in seconds। ठीक है, तो what is this relaxation time? एक पॉइंट से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, टक्कर लगने से पहले कितना टाइम है, उसी को बोलते हैं relaxation time। Now I'll give you the definition, the small interval of time between two successive collisions, the small interval of time between two successive collisions
between electron and ion in a conductor is called relaxation time. I repeat, the small interval of time between two successive collisions between electron and ion in a conductor is called relaxation time or mean free time. क्या मतलब है, A से B को तब जा रहा है, A के ज़ाहिर सी बात है A पर से तो शुरू नहीं हुआ होगा, शायद C पॉइंट से शुरू हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सी पॉइंट से जब आ रहा है, ए पर एक आयन था, वहाँ पर टक्कर ले ली, थोड़ा एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से और आगे जा रहा है, यहाँ पर एक और टक्कर खा ली, इसके बाद एक्सेलरेशन और कम होगा। तो हर इंटरवल कितना टाइम लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को टक्करों से गुजरने में। एक टक्कर समझो फर्स्ट सेकंड में हुई, दूसरी टक्कर समझो 5वें सेकंड में हुई, तो फिर कितना टाइम मिला उसे दो एक्सीडेंट्स के बीच में, 1 सेकंड एंड 4 सेकंड, 1 सेकंड एंड 5 सेकंड, मतलब 5 - 1 4 सेकंड्स तक वो आराम से जा रहा था। फिर 4 सेकंड्स बाद एक फिर टक्कर हुई, फिर 4 सेकंड बाद फिर एक और टक्कर होगी, ठीक है। समझो पॉइंट पी पे एक और आयन होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के तक कितना टाइम ले रहा है, that time is the time where its acceleration is there, and that is the acceleration that in that time, and that time is called relaxation time. I hope this is clear, ठीक है। तो please you can just note it down, the small interval of time between two successive collisions, ठीक है, between two successive collisions, successive कहते हैं एक के फौरन बाद एक, two successive collisions between electron and ion in the conductor is called relaxation time or mean free time, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन accelerates only for टाउ टाइम, यानी टाउ जितना होगा उतना ही टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। टाउ के बाद तो उतना वक्त गुजरने के बाद वो एक नई टक्कर लेगा, उसका एक्सेलरेशन बदल जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, मैं पहले अब तक एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा, अब थोड़ा वापस पीछे आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन वापस इस तरीके से जा रहा था, कितनी स्पीड से जा रहा था, इट विल हैव नाउ अ डायरेक्शन बिकॉज पॉजिटिव इज हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया, उसको एक डायरेक्शन मिला, तो नाउ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, the velocity with which the electron moves in the application of electric field in a conductor is called drift velocity, ठीक है। let me introduce it, drift velocity, ठीक है, VD, the velocity with which, I'll just tell it, it is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in the direction opposite to the direction of applied electric field, यानी वो कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले, उस तेज़ी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दे आर रशिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, that is called drift. The velocity of the electron is the same. So since the electron is drifting, where is it drifting? In the direction opposite to the applied electric field. And where is this electron? Inside a conductor. तो इसीलिए drift velocity is defined as the average velocity with which the free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field. अब drift velocity हमें समझ में आएगी कि जो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं कहूँगा v = u + at पहले साल का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो, ठीक है। क्योंकि शुरू में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें मिला है E/m and with a minus sign, E/m with a minus sign, ठीक है। एंड टाइम कितना मिल रहा है, ये एक्सेलरेशन जो होगा कितने टाइम तक होगा, हमने टाइम को भी डिफाइन कर लिया कि वो टाउ है, ठीक है, टाउ है।
तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाइम्स टाउ, माइनस ई बाई एम टाइम्स टाउ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, the drift velocity is given by minus E by m times tau. So हमें मिल गया velocity with which the electron moves is given in regards to the relation of charge of electron, electric field applied, mass of the electron, relaxation time between successive collisions. I hope ये वाला derivation आपको समझ में आया होगा। derivation की शुरुआत कहाँ से होगी? F is equal to minus E, कहाँ गया वो? F is equal to minus E से शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद A डिफाइन होता है, A के बाद फिर टाउ डिफाइन होता है, टाउ डिफाइन होने के बाद V इक्वल्स यू प्लस ए टी डालकर, U को ज़ीरो क्यों लिया? U को ज़ीरो इसलिए लिया कि शुरू में ही बताया था थर्मल की वजह से जो नेट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की ज़ीरो ही है। समेशन करोगे, करंट ज़ीरो है, इसका मतलब द वेलोसिटी विथ विच दे आर मूविंग कंप्लीटली टुगेदर इट इज़ ज़ीरो, सम इज़ ज़ीरो, इंडिविजुअली इट इज़ नॉट ज़ीरो। तो थर्मल वेलोसिटी जो है वो ही थी इनिशियली। मतलब क्या है, इनिशियली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की अप्लाई नहीं करते तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव तो होते थे, मगर किसकी वजह से? थर्मल की वजह से मूव होते थे। तो वो जो मूव हो रहे थे वो इस तरीके से मूव हो रहे थे कि तमाम के डायरेक्शंस कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाता था। तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेकन ज़ीरो, एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, टाइम एज टाउ, तो उसको लेके वी डी इक्वल्स माइनस ई बाई एम टाइम्स टाउ। आई होप दिस इज़ क्लियर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो तो फिर सिर्फ ई बाई एम टाइम्स टाउ आएगा, ठीक है, यानी माइनस छोड़ देंगे अगर मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे डेरिवेशन में वी डी माइनस क्यों आ रहा है? velocity, drift velocity of electrons you are getting minus, meaning the electrons are drifting in the opposite direction of the applied electric field. I hope this is clear. एक और बहुत ही important 1 mark question यहाँ पर आ जाता है, it is called mobility of free electron given by mu. mobility of free electron given by mu. क्या है मोबिलिटी? बस एक मैथमेटिकल रेशियो है, उसको आपको याद रखना है। मोबिलिटी, आई जस्ट टेल द डेफिनेशन, मोबिलिटी ऑफ अ करंट कैरियर इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the current carrier in a material of, I repeat, mobility of a current carrier is the ratio of drift velocity of a current carrier in a material to the applied electric field, यानी Vd को लेना है divided by applied electric field, that is what is mobility, Vd by E। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, Vd E by m टाउ हो जाता है, E और ये वाला E कैंसिल होगा, तो फिर मिलेगा क्या? म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाइम्स टाउ, माइनस ई बाई एम टाइम्स टाउ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड पर ही काम करेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल रेशियो है, डायरेक्शन को हमें लेना देना नहीं है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये मोबिलिटी बदलती है, जैसे कि चार्ज कैरियर जैसे बदलेगा उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसके उसी के हिसाब से मोबिलिटी वैल्यू बदलेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर बात हो रही है तो उसकी मोबिलिटी अलग, अगर वही इलेक्ट्रॉन की जगह पर होल्स की बात हो रही है सेमीकंडक्टर्स में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हटकर मास ऑफ होल्स आ जाएगा, तो अब मोबिलिटी अलग होगी। तो उस तरीके से मोबिलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज कैरियर यू आर यूजिंग एंड व्हाट इज़ द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगी? SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, आई विल जस्ट लीव इट टू यू गाइज, यू विल फाइंड आउट, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्टली लिखूँगा Vd बाई ई, मतलब Vd होता है मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम, वो क्योंकि नीचे है, पर न्यूटन एंड पर न्यूटन पर कूलम आएगा, ठीक है। I guess you can find out that thing. Velocity is meters per second divided by electric field is Newton per coulomb. I think coulomb +1 आना चाहिए, उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
या फिर वोल्ट में भी लिखाया जा सकता है. जस्ट इंस्टेड ऑफ ई राइट dv/dx एंड देन फाइंड आउट द एसआई यूनिट. तो मोबिलिटी पर क्वेश्चन सिर्फ इतना है, व्हाट इज़ मोबिलिटी, डिफाइन मोबिलिटी. ठीक है, तो उस पर आपको डिफाइन करना है. मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर टू द एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे और प्रूव करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है, अंदाजे से ही बता दे सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे जा रही है, ऐसे. करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव. जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी उतना ज़्यादा करंट होगा. तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैन नॉट बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. वो हम अगले सेशन में उसको लेंगे. आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ क्लियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट once or twice, you watch it, make proper notes about it, then you can go with your book. I hope this is clear.